नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के डी आई टी आई स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बताइए साथियों कैसे हो। आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से अपनी स्टडी का आनंद ले रहे होंगे। तो जैसा कि साथियों आपको पता है, हम लगातार इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के जो अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उन पर चर्चा कर रहे हैं। आज इस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 24 है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट करें तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। साथियों, स्टार्ट करने से पहले आप सभी साथीगणों और आपके पूरे परिवार को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, घरेलू विद्युत उपकरण ज़्यादातर किस वोल्टेज पर काम करते हैं। अब बताइए साथियों, जो हमारे घरों में डिवाइस होती है, घरों में जो हमारे घरेलू उपकरण होते हैं, वो सप्लाई के कौन से वोल्टेज पे है जो संचालित होते हैं, वोल्टेज का मान कितना होता है और किस प्रकार की सप्लाई है जो हमें घरों में आती है। बताइए साथियों, एसी आती है या डीसी आती है, तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। ऑप्शन ए है 40 वोल्टेज एसी, ऑप्शन बी है 40 वोल्टेज डीसी, ऑप्शन सी है 230 वोल्टेज एसी और ऑप्शन डी है आपका 130 वोल्टेज डीसी। बताइए दोस्तों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, इसका जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर सी। यानी जो हमारे घरों में सप्लाई होती है वो आपकी 230 वोल्टेज ऐसी प्रकार की होती है। साथियों ध्यान रखना, अल्टरनेटिंग करंट है, प्रत्यावर्ती धारा है जो हमारे घरों में सप्लाई आती है। साथियों ध्यान रखना एसी होती है और वोल्टेज का मान है जो आपका 230 वोल्ट एसी होता है। साथियों अगर हम थ्री फेज की बात करें तो थ्री फेज में जो हमारे 440 वोल्ट की है जो सप्लाई है वो थ्री फेज में आती है। साथियों ध्यान रखना, तो सिंगल फेज में वोल्टेज का मान आपका 230 वोल्ट होता है और थ्री फेज में जो 440 वोल्ट होता है और वो भी आपकी एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। साथियों आपको पता ही होगा विद्युत धारा आपकी दो प्रकार की होती है, एक एसी होती है और एक आपकी डीसी होती है। एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट और डीसी यानी डायरेक्ट करंट, प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट में टरबाइन की स्थिति या टरबाइन की पोजीशन है वो क्या होती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है जनरेटर के तुरंत बाद लगी होती है, ऑप्शन बी है बॉयलर और जनरेटर के बीच में लगी होती है, ऑप्शन सी है बॉयलर से तुरंत पहले लगी होती है और ऑप्शन डी आपका जनरेटर और ट्रांसफार्मर के बीच में लगी होती है। अब बताइए साथियों, जो एक आपका तापीय विद्युत गृह होता है उसमें टरबाइन है वो कहाँ लगी होती है, ये आपको पूछा गया है। तो बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। दोस्तों इसका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। यानी जो आपके थर्मल पावर प्लांट या हम कह सकते हैं तापीय विद्युत गृहों में जो आपकी टरबाइन होती है वो आपकी बॉयलर और जनरेटर के बीच में लगी होती है। साथियों ध्यान रखना, पहले आपका बॉयलर लगा होगा, बॉयलर में है जो आपका कोयले से जल गर्म होकर उसकी भाप बनेगी, भाप है जो आपकी, ये हो गया साथियों बॉयलर और ये हो गई आपकी टरबाइन। भाप है जो आपकी फिर टरबाइन पे छोड़ी जाएगी जिससे टरबाइन घूमेगी और टरबाइन से जो आपका जनरेटर है उसको कपल किया जाएगा। साथियों तो इस प्रकार है, जो आपकी टरबाइन है वो आपके बॉयलर और जनरेटर के बीच में लगी होती है। साथियों बॉयलर से तुरंत पहले साथियों ध्यान रखना, ये यहाँ पे है जो आपके बॉयलर तक जो कोयला पहुंचने का जो आपका सिस्टम है वो आपका बॉयलर से पहले लगे होता है। साथियों ध्यान रखना, और ट्रांसफार्मर है जो आपका जनरेटर से विद्युत सप्लाई होने के बाद में लगा होगा वोल्टेज अप या वोल्टेज डाउन करने के लिए।
साथियों ध्यान रखना, यहाँ कह रही है जनरेटर से तुरंत बाद, जनरेटर से तुरंत बाद है जो आपकी टरबाइन नहीं लगी होती, जनरेटर से तुरंत बाद है जो आपका ट्रांसफार्मर लगा होता है। टरबाइन है जो आपकी बॉयलर और जनरेटर के बीच में लगी होती है। साथियों ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से जल विद्युत उत्पादन प्रणाली के संबंध में सही कथन है उसका आपको चयन करना है। कथन एक दे रखा है आपको, सर्ज टैंक का मुख्य कार्य पेन स्टॉक में पानी के टंकण प्रभाव को कम करना है। कथन दो दे रखा है आपका, पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लेने के लिए एक नाली प्रणाली है। तो बताइए साथियों, इनमें से कौन सा कथन है जो आपका सही है, कौन सा गलत है, यह आपको बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है आपका, दोनों कथन सही है। ऑप्शन बी है, दोनों कथन गलत है। ऑप्शन सी है, कथन नंबर एक गलत है, दो सही है। और ऑप्शन डी है आपका, कथन एक सही है, दो गलत है। साथियों ध्यानपूर्वक कथनों को पढ़िए, और ध्यानपूर्वक कथनों को पढ़ने के बाद है जो इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। तो साथियों मैं बताता हूँ आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर। इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी ये जो दोनों कथन है वो आपके सही है। साथियों सर्ज टैंक का जो आपका मुख्य कार्य होता है वो पेन स्टॉक में वाटर हेमरिंग को कम करने का होता है। साथियों पेन स्टॉक में पानी का ज़्यादा दबाव न बने, इसीलिए है जो आपका सर्ज टैंक है वो बनाया जाता है। साथियों ध्यान रखना, ये यहाँ पे जो आपका डैम बना होगा, यहाँ से डैम से ये आपका यहाँ पे है जो आपका सर्ज टैंक बना होगा साथियों, और ये है जो आपका पेन स्टॉक होगा जिसके द्वारा पानी को टरबाइन तक है जो पहुंचाने का कार्य है वो आपका पेन स्टॉक का होता है। साथियों ध्यान रखना, ये जो आपका डैम है यानी बांध बना हुआ है, बांध से यहाँ पे थोड़ी दूर पे है जो आपका सर्ज टैंक लगा होता है, ये आपका सर्ज टैंक है। और सर्ज टैंक है और टरबाइन से बीच के जो आपका एक नाली नुमा संरचना बनी होती है जिसे हम कहते हैं पेन स्टॉक। तो साथियों ध्यान रखना, सर्ज टैंक का कार्य होता है पेन स्टॉक में पानी के दबाव को कम करना या नियंत्रित करना। साथियों ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्ज टैंक है जो आपका डैम के नज़दीक होता है या टरबाइन के नज़दीक होता है। साथियों ध्यान रखना, ये दिखने में आपको डैम के नज़दीक दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो आपका है सर्ज टैंक है ना, वो आपके टरबाइन के ज़्यादा नज़दीक होता है। साथियों ध्यान रखना, टरबाइन के पास स्थापित होता है और इसका मुख्य कार्य होता है आपका पेन स्टॉक में जो आपके पानी का दबाव है उसको नियंत्रित करना। या यह भी पूछा जा सकता है कि पेन स्टॉक में वाटर हेमरिंग से बचाव के लिए जो मुख्य उपकरण लगा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं सर्ज टैंक है जो आपके इसके लिए काम में लिया जाता है। ध्यान रखना साथियों, तो ये कथन एक है जो आपका सही है, यानी पेन स्टॉक में पानी के दबाव को या प्रभाव को कम करने का कार्य है वो आपका सर्ज टैंक का होता है। कथन दो दे रखा है आपको, पेन स्टॉक प्रवेश क्रिया से और फोरवे से टरबाइन तक पानी लेने के लिए एक नाली प्रणाली है। साथियों यह कथन भी आपका सही है, यानी पेन स्टॉक है जो आपका यहाँ पे ये फोरवे बना होता है। साथियों ध्यान रखना, ये जो आपका डैम और आपका सर्ज टैंक तक है, इस नाली प्रक्रिया को हम फोरवे कहते हैं। फोरवे से जो आपके टरबाइन तक पानी पहुंचाने का कार्य है वो आपका पेन स्टॉक के द्वारा किया जाता है। तो कथन दो भी आपका सही है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी दोनों कथन है जो आपके इसमें करेक्ट दे रखे हैं। साथियों चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों प्लीज इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला आपका क्वेश्चन है, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप किससे मुक्त है। तो बताइए साथियों, फीडर में वोल्टेज ड्रॉप है जो इनमें से किस घटक से मुक्त है, यानी जिसका इस पे प्रभाव नहीं है। साथियों फीडर में ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोध, ऑप्शन बी है वायर की लंबाई, ऑप्शन सी है ग्राउंडिंग का प्रकार, और ऑप्शन डी है क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र। यानी फीडर में जो आपके वोल्टेज ड्रॉप होते हैं वो इनमें से कौन से घटक से मुक्त होते हैं, यह आपको पूछा गया है। तो बताइए साथियों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, यानी ग्राउंडिंग के प्रकार का है वो फीडर वोल्टेज ड्रॉप से कोई लेना देना नहीं है। साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है आपका। वोल्टेज ड्रॉप प्रतिरोध से प्रभावित होते हैं, वायर की लंबाई से प्रभावित होते हैं, और क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, ये हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो आपके वोल्टेज ड्रॉप है
वो प्रभावित होते हैं, लेकिन ग्राउंडिंग का प्रकार है इससे हैं जो आपके वोल्टेज ड्रॉप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है डीसी जनरेटर में इनपुट की प्रकृति क्या होती है? बताइए दोस्तों, डीसी जनरेटर में है वो किस प्रकार की पावर है जो हम इनपुट के रूप में देते हैं? ऑप्शन ए है तापीय शक्ति यानी थर्मल पावर, ऑप्शन बी है यांत्रिक शक्ति यानी मैकेनिकल पावर, ऑप्शन सी है सौर शक्ति यानी सोलर पावर, और ऑप्शन डी है आपकी विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिकल पावर। बताइए साथियों, डीसी जनरेटर में इनपुट पे हम किस प्रकार की पावर देते हैं यह आपको पूछा गया है। इनपुट का पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको, आउटपुट का नहीं पूछा गया है। अगर आउटपुट का पूछा होता तो आप एकदम सरल आंसर था, यानी विद्युत शक्ति है जो आप अपने को जनरेटर से आउटपुट में मिलती है, लेकिन यहाँ आपको इनपुट का पूछा गया है। तो साथियों, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि टरबाइन से जो आपका जनरेटर है वो कपलिंग होता है साथियों। तो टरबाइन है जो आपकी किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है यह आपको पता होना चाहिए साथियों। यानी यहाँ से जो आपकी या तो वाष्प आएगी या आपकी जल आएगा, तो इस ऊर्जा को टरबाइन है जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देगी साथियों। और जनरेटर को कौन सी ऊर्जा मिल रही है? जनरेटर को हम टरबाइन के माध्यम से यांत्रिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और आउटपुट में है जो हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। तो साथियों ध्यान रखना, इसमें आपको पूछा गया है जनरेटर के इनपुट पावर कौन सी देते हैं या इनपुट की प्रकृति क्या होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक शक्ति है जो यहाँ पे हम जनरेटर को इनपुट में प्रदान करती है। दोस्तों ध्यान रखना, यांत्रिक शक्ति आपके टरबाइन की आउटपुट है और आपके जनरेटर का इनपुट है। साथियों ध्यान रखना, और जनरेटर से आउटपुट में हमें इलेक्ट्रिकल ऊर्जा मिलती है साथियों, ध्यान रखना। और टरबाइन में है जो हम इनपुट के रूप में या तो हम वाष्प या जल कह सकते हैं, या ये आपकी तापीय ऊर्जा है जो आपकी टरबाइन को है टरबाइन में है जो हम प्रदान करते हैं। और टरबाइन है जो आपकी तापीय ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में या आपकी जल ऊर्जा को आपके मैकेनिकल ऊर्जा में परिवर्तित करती है साथियों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जनरेटर में है जो हम मैकेनिकल पावर इनपुट पे प्रदान करते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है 1500 आरपीएम पर चलता हुआ एक 2 पोल सिंक्रोनस जनरेटर किस आवृत्ति पर ईएमएफ उत्पन्न करता है? अब बताइए साथियों, फ्रीक्वेंसी का मान है जो आपको पूछा गया है इस क्वेश्चन में, यानी आपको सिंक्रोनस स्पीड दे रखी है जो आपकी 1500 आरपीएम है, और अगर आपको पोल की संख्या है वो भी आपको दे रखी है, यानी 2 पोल है आपके। अब बताइए साथियों, सिंक्रोनस स्पीड का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है 120 इंटू फ्रीक्वेंसी बट्टे पोलों की संख्या। यहाँ से हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा पोल इंटू सिंक्रोनस स्पीड बट्टे 120। पोलों की संख्या हमें 2 दे रखी है, सिंक्रोनस स्पीड हमारे पास 1500 आरपीएम है और बट्टे में 120। तो साथियों इसका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 2 से 12 कट गया 6 बार, और 6 का भाग 150 में गया 25 बार, यानी 25 हर्ट्ज है जो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी आपके 1500 आरपीएम पर यदि कोई मोटर चल रही है सिंक्रोनस मोटर और उसमें 2 पोल है, तो उसकी आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उत्पन्न ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 25 हर्ट्ज होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में स्टेटर में 2 समांतर वाइंडिंग प्रदान की जाती है, एक दूसरे से कितनी डिग्री पर होती है ये आपको पूछा गया है। साथियों स्लिप फेज मोटर में जो आपकी 2 वाइंडिंग होती है वो आपस में एक दूसरे से कितनी डिग्री पे होती है ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए स्पेस में 90 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन बी है स्पेस में 60 इलेक्ट्रिकल डिग्री, ऑप्शन सी है स्पेस में 180 डिग्री, और ऑप्शन डी है आपके स्पेस में 120 इलेक्ट्रिकल डिग्री। बताइए साथियों, स्लिप फेज इंडक्शन मोटर में आपकी वाइंडिंग्स में कितने डिग्री का फेज अंतराल होता है यह आपको पूछा गया है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी दोनों वाइंडिंग्स है जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे
फेज अंतर पे होती है साथियों। ध्यान रखना स्लिप फेज मोटर में दोनों वाइंडिंग्स है जो आपकी, दोनों वाइंडिंग्स के बीच जो आपका 19 डिग्री का है वो आपका फेज अंतराल रहता है साथियों। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। स्लिप फेज मोटर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है आपको, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उच्च वोल्टेज के ट्रांसमिशन में निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है। अब बताइए साथियों, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में किस प्रकार का इंसुलेटर है जो प्रयोग किया जाता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, ऑप्शन बी है ग्लास इंसुलेटर, ऑप्शन सी है पिन टाइप इंसुलेटर और ऑप्शन डी है आपका स्ट्रेन इंसुलेटर। बताइए साथियों, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन में किस प्रकार का इंसुलेटर है जो प्रयुक्त किया जाता है। तो साथियों ध्यान रखना इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च वोल्टेज की ट्रांसमिशन लाइन में हम सस्पेंशन इंसुलेटर को काम में लेते हैं साथियों। ध्यान रखना साथियों, इसी को ही है जो आपका डिस्क इंसुलेटर भी कहा जाता है साथियों। और ध्यान रखना इसकी प्रत्येक डिस्क है जो आपकी 11 केवी के लिए निर्मित की जाती है साथियों। प्रत्येक डिस्क का जो आपका वोल्टेज होता है वो आपका 11 केवी होता है और इसको डिस्क इंसुलेटर या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर कहा जाता है और उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में हम इसका प्रयोग करते हैं। आगे बात करें साथियों पिन टाइप इंसुलेटर की, तो पिन टाइप इंसुलेटर है वो आपके ज़्यादातर सामान्यतः 11 केवी और हम इसे 33 केवी तक भी काम में ले सकते हैं साथियों, ध्यान रखना। और यह है जो आपका वितरण में प्रयोग किया जाता है साथियों। ध्यान रखना ये जो आपके सस्पेंशन इंसुलेटर है वो आपके ट्रांसमिशन में यानी आपके पारेषण में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन जो आपका पिन इंसुलेटर है वो आपका डिस्ट्रीब्यूशन में यानी वितरण में है, जो हम 33 केवी तक है जो पिन टाइप इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। बात करें साथियों स्ट्रेन इंसुलेटर की, तो स्ट्रेन इंसुलेटर का जो प्रयोग है वो आपका ट्रांसमिशन लाइन में जहाँ पे या तो आपका घुमाव हो और या आपकी ट्रांसमिशन लाइन जहाँ पे समाप्त हो रही हो वहाँ पे है जो आपके स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग ट्रांसमिशन लाइन के एंडिंग सिरे पे या ट्रांसमिशन लाइन में कहीं पे घुमाव है तो वहाँ पे है जो आपका स्ट्रेन इंसुलेटर है जो प्रयुक्त किया जाएगा। तो साथियों ये हमने इस क्वेश्चन के सारे ऑप्शनों में जो इंसुलेटर दे रखे थे उनके बारे में विस्तृत चर्चा कर ली है। चलिए साथियों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। साथियों इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर मोटरिंग मोड में संचालित किया जाता है तो टॉर्क है वो किस प्रकार का होगा या किसके समानुपात या किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, यह आपको पूछा गया है साथियों। ध्यान रखना 3 फेज इंडक्शन मोटर है वो आपकी मोटरिंग मोड में प्रचलित है साथियों। ऑप्शन ए दे रखा है आपका स्लिप के सीधे समानुपाती होता है, यानी टॉर्क है जो आपका स्लिप के सीधे समानुपाती होता है। या आपका पूछा है कि टॉर्क है जो आपका स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/t होता है। और यह आपको पूछा गया है कि स्लिप से स्वतंत्र होता है, यानी स्लिप पे आपका टॉर्क है वो निर्भर नहीं करता। और यह आपको पूछा गया है कि स्लिप के वर्ग के समानुपाती होता है, यानी टॉर्क है जो आपका स्लिप के वर्ग के समानुपाती होता है। यह आपको पूछा गया है साथियों। ध्यान रखना ऑप्शन एक दे रखा है आपको टॉर्क है वो आपका स्लिप के सीधे समानुपाती होता है और ऑप्शन बी दे रखा है टॉर्क है जो आपका स्लिप के व्युत्क्रमानुपाती होता है और ऑप्शन सी दे रखा है यानी स्लिप का कोई प्रभाव नहीं होता और ऑप्शन डी दे रखा है कि टॉर्क है जो आपका स्लिप के वर्ग के समानुपाती होता है। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। ये साथियों समानुपाती का चिन्ह है साथियों, ध्यान रखना बीच में बराबर का चिन्ह नहीं है, समानुपाती का जो संकेत है वो निशान है वो आपके बीच में लगा है। बताइए साथियों क्या रहेगा इसका सही आंसर। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो टॉर्क है वो आपका सीधे स्लिप के समानुपाती होता है। साथियों ध्यान रखना जैसे जैसे आपकी स्लिप बढ़ेगी आपका टॉर्क भी बढ़ता जाएगा साथियों, ध्यान रखना। या हम कह सकते हैं कि टॉर्क के बढ़ने के साथ साथ है जो आपका स्लिप का मान है वो भी बढ़ता जाएगा और टॉर्क के साथ साथ ये जो आपका अगर टॉर्क भी कम हो रहा है तो आपकी स्लिप कम हो रही है तो आपका टॉर्क भी क्या है कम होता जाएगा साथियों, ध्यान रखना। तो इस प्रकार है टॉर्क और स्लिप है जो आपके एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। साथियों ध्यान रखना यह आपको मोटरिंग मोड का कहा गया है। यदि इंडक्शन मोटर में
मोटरिंग मोड में पूछे तो आपका जो टॉर्क है वो स्लिप के समानुपाती होता है। अब साथियों आपकी इंडक्शन मोटर में है वो आपकी तीन प्रकार के मोड होते हैं साथियों। एक होता है आपका मोटरिंग मोड, एक होता है आपका जनरेटिंग मोड और एक होता है आपका ब्रेकिंग मोड। साथियों इन तीनों मोडों में आपको स्लिप का मान है वो आपको पता होना चाहिए, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और आपका ब्रेकिंग मोड। साथियों ध्यान रखना मोटरिंग मोड में स्लिप का मान है जो आपका 0 से 1 के बीच होता है। साथियों ध्यान रखना मोटरिंग मोड में स्लिप का मान है जो आपका 0 से 1 के बीच होता है। जनरेटिंग में बात करें तो स्लिप का मान है जो आपका ऋणात्मक होता है। साथियों ध्यान रखना स्लिप का मान 0 से कम होता है। अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग मोड में जो आपका स्लिप का मान है वो आपका 1 से अधिक होता है। साथियों ध्यान रखना मोटरिंग मोड में मैं साथियों पुनः बता देता हूँ, मोटरिंग मोड में स्लिप का मान है वो आपका 0 से 1 के बीच होता है और जनरेटिंग में मोड में है जो आपके स्लिप का मान है वो आपका साथियों ध्यान रखना ऋणात्मक होता है, यानी 0 से कम होता है। और अब अगर आपके ब्रेकिंग मोड की बात करें तो ब्रेकिंग मोड में जो आपका स्लिप का मान है वो आपका 1 से अधिक होता है साथियों, धनात्मक होता है साथियों, ध्यान रखना। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर में मोटरिंग मोड में जो आपका स्लिप है वो टॉर्क के समानुपाती होता है, या टॉर्क या स्लिप हम कह सकते हैं एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। साथियों आप ध्यान रखना इंडक्शन मोटर में जो 3 प्रकार के आपके मोड होते हैं, मोटरिंग मोड, जनरेटिंग मोड और ब्रेकिंग मोड। साथियों ध्यान रखना मोटरिंग मोड में स्लिप का मान है वो 0 से 1 के बीच होता है। जनरेटिंग मोड में स्लिप का मान है जो आपका ऋणात्मक होता है, यानी 0 से कम होता है। और ब्रेकिंग मोड में स्लिप का मान आपका धनात्मक होता है, यानी 1 से अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये तीनों मोड है जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इनको कॉपी में नोट कर लीजिए और इनको का विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्मेचर की वाइंडिंग्स के इंप्रेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग मटेरियल प्रयुक्त किया जाता है। साथियों ध्यान रखना आर्मेचर की वाइंडिंग के लिए इंप्रेशन के लिए किस प्रकार का जो आपका अचालक पदार्थ है वो प्रयुक्त किया जाता है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है पेंट, ऑप्शन बी है एम्पायर पेपर, ऑप्शन सी है ऑयल और ऑप्शन डी है आपकी बेकिंग वार्निश। अब बताइए साथियों किस प्रकार का जो आपका कुचालक पदार्थ है वो हम आर्मेचर वाइंडिंग के इंप्रेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी बेकिंग वार्निश है जो आपके आर्मेचर वाइंडिंग के इंप्रेशन के लिए हम अचालक पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। साथियों ध्यान रखना वार्निश का प्रयोग है जो आपके कुचालक पदार्थ या हम कह सकते हैं अचालक पदार्थ के रूप में हम आर्मेचर वाइंडिंग्स में करते हैं साथियों। और इससे जो आपकी आर्मेचर वाइंडिंग है वो आपकी यह कुचालक का भी कार्य करती है और इस वाइंडिंग को आपको यह है जो हम कह सकते हैं कि वाइंडिंग्स के प्रत्येक टर्न्स को है जो सारे टर्न्स को एक साथ है यह जकड़ के रखती है वार्निश। आपका ध्यान रखना ये आपका अचालक पदार्थ है, कुचालक का कार्य करता है, अचालक का कार्य करता है और आपके सारे वाइंडिंग्स के टर्न्स को है जो एक साथ है वो जकड़ के रखता है, यानी सारे टर्न्स है जो आपके एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। इस वार्निश लगा देने से आपके है सारे टर्न्स है जो एक टर्न्स की भांति एक साथ जकड़ कर या आपस में पास पास है जो इसके द्वारा रखे जा सकते हैं। तो ध्यान रखना वाइंडिंग में जो आपके इंप्रेशन के लिए इंसुलेटर मटेरियल रूप में है जो हम वार्निश प्रयोग करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इल्यूमिनेशन या प्रदीपन की है इकाई क्या है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है लक्स, ऑप्शन बी है कैंडेला, ऑप्शन सी है ल्यूमेन और ऑप्शन डी है आपका कैंडेला प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए साथियों इल्यूमिनेस या प्रदीप्ति की है जो आपकी इकाई क्या होती है, क्या इसका मात्रक होता है, यह आपको पूछा गया है। तो साथियों एकदम इजी क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आप सभी को इसका आंसर आता होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी जो आपकी लक्स है वो आपकी इल्यूमिनेस या हम कह सकते हैं कि प्रदीपन की इकाई है जो आपकी लक्स होती है। साथियों ध्यान रखना और आपका एक लक्स बराबर क्या होता है ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर। साथियों ध्यान रखना एक लक्स बराबर है जो आपका ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब साथियों बात करें कैंडेला, तो कैंडेला है जो आपकी प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई होती है। साथियों ध्यान रखना तो आपके प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई है वो कैंडेला होती है और ल्यूमेन है जो आपके प्रदीप्ति फ्लक्स की होती है साथियों, जिसे हम
प्रदीप्ति पुंज भी कहते हैं। प्रदीप्ति फ्लक्स की इकाई है जो आपकी ल्यूमेन होती है, और कैंडेला है जो आपकी प्रदीप्ति तीव्रता की इकाई होती है। ध्यान रखना, लक्स है जो आपकी प्रदीपन, या हम कह सकते हैं इल्यूमेंस की जो आपकी इकाई है वो आपकी लक्स होती है, और एक लक्स बराबर है जो आपका 1 ल्यूमेन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो साथियों, ये बात कर ली हमने प्रदीप्ति की क्या इकाई होती है, कैंडेला किसकी इकाई होती है, या आपकी ल्यूमेन है जो किसकी इकाई होती है, इन तीनों के बारे में हमने बात की है। प्रदीप्ति की इकाई आपकी लक्स होती है, प्रदीप्ति फ्लक्स की ल्यूमेन होती है, और प्रदीप्ति तीव्रता की है जो आपकी कैंडेला होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, ओवरहेड कंडक्टर के कारण पोल को खिंचाव से बचाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले वायर को हम क्या कहते हैं, बताइए साथियों। ऑप्शन ए है बेयर वायर, ऑप्शन बी है वाइंडिंग वायर, ऑप्शन सी है ग्राउंड वायर, और ऑप्शन डी है आपका स्टे वायर। साथियों ध्यान रखना, ये जो आपके पोल्स होते हैं, और इन पोल्स पे है जो आपके इंसुलेटर लगा के हम वायर खींचते हैं। साथियों ध्यान रखना, अब इस क्वेश्चन में आपको जो हम पोल से हम ये इस प्रकार का जमीन में वायर लगाए रखते हैं, इस वायर को क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है साथियों। तो साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार के वायर को जो आपका स्टे वायर कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, यह पोल को जो आपके सहारा देने का कार्य करता है साथियों। यदि आपके इस पोल्स के यहाँ पे भी पोल लगा होता और दोनों तरफ वायर खींचे जाते हैं, तो इस पोल पे जो आपका कोई है ज़्यादा आपका खिंचाव नहीं पड़ता। लेकिन इस पोल के एक सिरे एक तरफ ही आपके वायर लगे हैं, तो यहाँ पे है जो आपका स्टे वायर लगाया जाएगा, यानी इस पोल को इस तरफ के खिंचाव बल से रोकने के लिए जो आपका यहाँ पे है जो आपका स्टे वायर लगाया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी इस प्रकार के वायर को हम स्टे वायर कहते हैं। साथ ही ध्यान रखना, ग्राउंड वायर है जो आपका पोल के बिचले इंसुलेटर पे जो आपका एक ऊपरी वायर लगा होता है, ये इसे हैं जो हम ग्राउंड वायर कह सकते हैं। और कुछ लाइनों में यह जो आपके नीचे भी देखने को मिलता है, यानी जो आपकी स्टील टावर वगैरह होता है उनमें तो ये ऊपर के सिरे पे मिलता है, लेकिन इन पोल्स में जो आपका नीचे है जो आपका एक स्टील का वायर है, जिसे हम जीआई वायर भी कहते हैं, यह आपका लगा होता है। यह जो आपका ग्राउंडिंग वायर होता है। साथ ही ध्यान रखना, कहीं पे भी आपकी लीकेज ज़्यादा प्रवाहित होती है तो इसके द्वारा जो आपका भूमिगत कर दी जाती है साथियों। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी स्टे वायर है जो हम इस प्रकार के वायर को कहते हैं, पोल को सहारा देने वाले वायर को स्टे वायर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक इंडक्शन मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि रेक्टिफिकेशन अनियंत्रित है, तो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निम्न में से किससे नियंत्रित किए जा सकते हैं, बताइए साथियों। इस कंडीशन में वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी है उसका कंट्रोल है वो हम किसके द्वारा करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा है 3 फेज ब्रिज इन्वर्टर, ऑप्शन बी है पल्स विद मॉड्यूलेटर इन्वर्टर, और ऑप्शन सी है 2 फेज ब्रिज इन्वर्टर, और ऑप्शन डी है आपका सिंगल फेज ब्रिज इन्वर्टर। बताइए साथियों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। साथियों, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपके इंडक्शन मोटर में मोटर ड्राइव के लिए वेरिएबल वोल्टेज वेरिएबल फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति के लिए यदि आपका रेक्टिफिकेशन प्रक्रिया जो अनियंत्रित है, तो इस कंडीशन में हम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए पल्स विद मॉड्यूलेटेड इन्वर्टर है जो आपका काम में लेती है। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह वायरिंग सिस्टम कौन सा है जो बिजली के झटकों से मुक्त है। अब बताइए साथियों, इनमें से किस प्रकार का वायरिंग सिस्टम है जिसमें आपके बिजली के झटके लगने का जो आपका संभावित कारण है वो नगण्य है एकदम, यानी बिजली के झटकों से मुक्त वायरिंग है का प्रकार है जो कौन सा है, ये आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए है वेव वायरिंग, ऑप्शन बी है केसिंग और केपिंग वायरिंग, ऑप्शन सी है लेड शीटेड वायरिंग, और ऑप्शन डी है बेटन वायरिंग। बताइए साथियों, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, यानी वायरिंग का कौन सा प्रकार है जिसमें बिजली के झटकों का खतरा कम है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी केसिंग केपिंग जो आपकी वायरिंग होती है, इसमें जो आपके बिजली के झटके लगने का खतरा है वो आपका बहुत कम होता है। साथियों ध्यान रखना, वेव वायरिंग, लेड शीट वायरिंग या बेटन वायरिंग है, इनमें आपके विद्युत का झटका लग सकता है, लेकिन इनमें से जो सबसे उपयुक्त वायरिंग है विद्युत झटका न लगने के लिए, तो वो है आपकी केसी गैपिंग वायरिंग है जो आपकी सबसे उपयुक्त है। साथियों ध्यान रखना, इसमें जो आपके विद्युत का झटका लगने की खतरा है वो बहुत ही कम संभावना रहती है। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
बी। दोस्तों प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों तक भी यह अति महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है उनकी इस सीरीज़ का यह सेशन है जो पहुंच सके और वह भी है जो इस सेशन का लाभ प्राप्त कर सकें। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कौन सा कथन है जो एयर ब्लड सर्किट ब्रेकर यानी एबीसीबी का एक डिसएडवांटेज है यानी अलाभ है। बताइए साथियों, एयर ब्लड सर्किट ब्रेकर का इनमें से डिसएडवांटेज है वो कौन सा है। ऑप्शन ए दे रखा है, इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर से आग के खतरे की संभावना होती है। ऑप्शन बी है, यह हाई स्पीड रिक्लोजर की सुविधा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है, जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वह छोटी होती है और जल्दी बुझ जाती है। और ऑप्शन डी है, तेज परिचालन प्राप्त होता है यानी इसकी जो आपकी संचालन क्षमता है वो फास्ट होती है या जो आपकी संचालन प्रक्रिया है वो फास्ट होती है। तो बताइए साथियों, एबीसीबी का इनमें से डिसएडवांटेज है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन है यह आपको बताना है। साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी इस प्रकार के सर्किट ब्रेकर में आग के खतरे की संभावना होती है। यह आपका एबीसीबी का एक अलाभ है साथियों, ध्यान रखना, क्योंकि एयर ब्लड सर्किट ब्रेकर में आग लगने की संभावना है वो आपकी अधिक होती है और यही है जो आपके एबीसीबी का एक अलाभ है। साथियों ध्यान रखना, ये बाकी है जो सारे आपके एयर ब्लड सर्किट ब्रेकर के लाभ है, यानी यह हाई स्पीड रिक्लोजर की सुविधा प्रदान करता है और यह जितने समय के लिए चिंगारी बनी रहती है वह छोटी होती है और साथियों ध्यान रखना वो आपके जल्दी से हैं जो इसमें एयर का ब्लास्ट होने के कारण है जो आपकी बुझ जाती है। और इसकी जो संचालन या स्पीड होती है, संचालन प्रक्रिया होती है, यह बहुत है जो तेजी से कार्य करता है। साथियों ध्यान रखना बहुत फास्ट है, ये एक्टिव होता है। तो जो इसका अलाभ है वह है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें जो आपकी आग लगने की संभावना है यह जो आपका एक प्रकार का एयर ब्लड सर्किट ब्रेकर का डिसएडवांटेज है। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में परावर्तन कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। बताइए साथियों, आपके इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में रिफ्लेक्शन फैक्टर है उसको आप किस प्रकार परिभाषित करोगे। ऑप्शन ए है अपवर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। ऑप्शन बी है अवशोषित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। ऑप्शन सी है परावर्तित प्रकाश का अवशोषित प्रकाश से अनुपात। और ऑप्शन डी है आपका परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। बताइए साथियों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी इल्यूमिनेशन इंजीनियरिंग में जो आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है वह होता है परावर्तित प्रकाश का आपतित प्रकाश से अनुपात। साथियों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी है जो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी जो आपके परावर्तित प्रकाश से आपतित प्रकाश का जो आपका अनुपात है वह आपका परावर्तित प्रकाश से जो आपके आपतित प्रकाश, यानी हम कह सकते हैं परावर्तित प्रकाश बटे आपतित प्रकाश है वह आपका रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानक इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का जो आपका अधिकतम सीमा है वो कितनी होती है। बताइए साथियों, जो आपके इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल है 6061 के अनुसार अर्थ लीकेज करंट का जो आपकी मैक्सिमम वो आपकी सीमा है वो कितनी है। बताइए साथियों, इनमें से कौन सा ऑप्शन में आपकी अर्थ लीकेज की जो आपकी मैक्सिमम सीमा है वो दे रखी है। साथियों ऑप्शन ए है 0.2 मिली एम्पियर। ऑप्शन बी है 1 मिली एम्पियर। ऑप्शन सी है 0.4 मिली एम्पियर और ऑप्शन डी है आपकी 0.1 मिली एम्पियर। साथियों अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी जो आपका पहले इसका नाम है जो आपका आईएसआई हुआ करता था, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट भारतीय मानक संस्था। सॉरी साथियों, ये है जो हमने भारत में है, यानी भारत में पहले आपके जो आपके मानक निर्धारित करने का कार्य है वो आपके आईएसआई का होता है और अभी है जो आपका इसका नाम है जो आपका बीआईएस कर दिया गया है। साथियों ध्यान रखना, क्योंकि आईएसआई है जो आपकी एक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी होने के कारण जो इसका नाम है जो अब बीआईएस कर दिया गया है, यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ध्यान रखना साथियों, भारतीय मानक संस्था, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, पहले इसका नाम क्या हुआ करता था
आईएसआई होता था, लेकिन यहाँ पे आपको जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, अंतर्राष्ट्रीय मान्य के अनुसार है, जो आपके इलेक्ट्रिकल रूल है 60-60-1 के अनुसार आपका जो अर्थ लीकेज करंट का अधिकतम सीमा है वो आपको पूछा गया है। साथियों ध्यान रखना, ये अंतर्राष्ट्रीय मानक के द्वारा आपका पूछा गया है, लेकिन जो आईएसआई है जो आपकी भारतीय मानक संस्था थी और उसका नाम परिवर्तित करके अब बीआईएस कर दिया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसका मुख्यालय ध्यान रखना आपका नई दिल्ली में है। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी आपकी अर्थ लीकेज करंट का मान है वो आपका 1 मिली एम्पीयर से अधिक नहीं होना चाहिए। साथियों ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार है जो आपका अर्थ लीकेज करंट का मान है वो मैक्सिमम है जो आपका 1 मिली एम्पीयर होना चाहिए। 1 मिली एम्पीयर से आपका अर्थ लीकेज का करंट का मान है जो अधिक नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम सीमा है जो आपकी 1 मिली एम्पीयर है। साथियों ध्यान रखना, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला आपका क्वेश्चन है, कम वोल्टेज उपकरणों यानी 440 वोल्ट पर मेगर टेस्ट करने के लिए प्राप्त वोल्टेज रेटिंग कितनी है, बताइए साथियों। कम वोल्टेज उपकरणों पे हमें मेगर टेस्ट करने के लिए आपकी पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग कितनी होती है, यह आपको पूछा गया है। ऑप्शन ए आपका 1000 वोल्टेज, ऑप्शन बी है 1500 वोल्टेज यानी 1500 वोल्टेज, और ऑप्शन सी आपका 2000 वोल्टेज, और ऑप्शन डी आपका 500 वोल्टेज। बताइए साथियों, कम वोल्टेज उपकरणों यानी 440 वोल्ट पर हमें कहीं पे भी मेगर का प्रयोग करना है, यानी इंसुलेशन प्रतिरोध मापने के लिए मेगर टेस्ट करना है, तो उसके लिए जो आपकी आवश्यक वोल्टेज रेटिंग है वह आपको पूछा गया है। तो साथियों ध्यान रखना, 440 वोल्टेज के लिए जो आपका पर्याप्त वोल्टेज रेटिंग है वह हमें 500 वोल्टेज की है जो आवश्यकता पड़ेगी। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी जो आपका पर्याप्त या हम कह सकते हैं इनफ वोल्टेज है वो आपका 500 वोल्टेज है वो होना चाहिए। ऑप्शन डी है जो आपका सही आंसर है साथियों। चलिए साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आपका अंतिम क्वेश्चन है साथियों, एक टू वे स्विचिंग कनेक्शन का इस्तेमाल आमतौर पर निम्न में से किस लिए किया जाता है, बताइए साथियों। एकदम इजी क्वेश्चन है, जहाँ पे भी आप आईटीआई में सर्वप्रथम जाते हो वहाँ पे आपको इस प्रकार के क्वेश्चन का नॉलेज है जो सर्वप्रथम दे दिया जाता है। साथियों ध्यान रखना, यानी ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं आपके आईटीआई के। टू वे स्विच, वन वे स्विच का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सीढ़ियों की वायरिंग में किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, जीने की वायरिंग में किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। साथियों ध्यान रखना, इसी वायरिंग को हम सीढ़ी की वायरिंग कहते हैं और इसी को है जो हम जीने की वायरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है, यानी जो आपके टू वे स्विच का है प्रयोग आमतौर पर है जो हम सीढ़ी की वायरिंग के लिए प्रयोग करते हैं, जिसे हम जीने की वायरिंग भी कहते हैं। साथियों ध्यान रखना, तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, सीढ़ी की वायरिंग में जो आपके टू वे स्विच का प्रयोग किया जाता है। साथियों ध्यान रखना, इसमें जो आपके दो टू वे स्विच काम में लेते हैं सीढ़ी की वायरिंग में, या हम कह सकते हैं जीने की वायरिंग में दो टू वे स्विच काम में लेते हैं। साथियों ध्यान रखना, टू वे स्विच में जो आपके 3 टर्मिनल होते हैं और जीने की वायरिंग में जो हम एक बल्ब को 2 जगहों से कंट्रोल करते हैं। साथियों ध्यान रखना, एक बल्ब को 2 जगहों से कंट्रोल करने के लिए हमें 2 है जो टू वे स्विच चाहिए, और 2 टू वे स्विच है जो हम, यानी हमारा सीढ़ी में एक लैंप लगा होता है, उस लैंप को हमें नीचे से भी कंट्रोल करना है और छत के ऊपर से भी कंट्रोल करना है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि एक लैंप को 2 जगह से नियंत्रित करने के लिए हमें जीने की वायरिंग का प्रयोग करना पड़ता है, जिसमें हमारे पास 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। साथियों ध्यान रखना, इसके जो इस प्रकार से हैं, जो आपकी ये टर्मिनल है जो क्रॉस है जो शॉर्ट कर दिए जाते हैं, और आपके मीडियम टर्मिनल से जो आपके 2 वायर है वो लैंप के लिए निकाल दिए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो आपकी जीने की वायरिंग की जाती है। और साथियों ध्यान रखना, जीने की वायरिंग में आपको एक बल्ब को 2 जगहों से कंट्रोल करना होता है, यानी आपका सीढ़ियों में बल्ब लगा है उसको आपको आंगन में नीचे से भी कंट्रोल करना है और छत के ऊपर से भी कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे आपको 2 टू वे स्विच की आवश्यकता पड़ेगी। और इसी को है जो हम जीने की वायरिंग कहते हैं, सीढ़ियों की वायरिंग को ही हम जीने की वायरिंग कहते हैं। साथियों इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज के सेशन के हमने सारे क्वेश्चन है जो विस्तार पूर्वक है इनका हल हमने जान लिया है। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कृपया अपना डाउट है जो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, उसका आपको पूर्णतः संतोषपूर्ण जवाब आपको दिया जाएगा।
आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है जो नहीं रहने दिया जाएगा साथियों। तो साथियों एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथियों बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी यूट्यूब पे नई क्लास अपलोड हो या कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट हो तो वह मैं आपके पास सबसे पहले लेके आपके बीच है जो उपस्थित होता हूँ। तो अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा और सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन वो अपडेट है जो आप तक पहुँच सकेगी और आप बिना देरी किए उसको रिसीव कर सकोगे और उसके बारे में जान सकोगे। तो चलिए साथियों मिलते हैं नए सेशन में कुछ नए इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के क्वेश्चनों के साथ, एक नए सूर्य के साथ, नई जोश, नए जुनून और नई उमंग के साथ। तब तक सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। साथियों सभी साथीगणों को और आपके परिवार वालों को एक बार पुनः मेरी ओर से MKDIT चैनल की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक बधाइयाँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जन्माष्टमी में आपके घर अपार खुशियाँ आए और आपकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक सभी साथियों को धन्यवाद साथियों।